नमस्कार, आदाब, जय भीम, जोहार साथियों। आज मुख्य रूप से मैं आजाद हिंद फौज और नीरा आर्च की कहानी के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। आजाद हिंद फौज के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि उसकी क्या कुछ भूमिका रही भारत की स्वतंत्रता संग्राम में। सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानते हैं या उनके सेना के अधिकारियों पर जो लाल किले में मुकदमे चले उसके बारे में भी आप जानते हैं। लेकिन आजाद हिंद फौज में भी कुछ ऐसे लोग थे जो आज तक इतिहास में अपने महत्वपूर्ण मुकाम को हासिल नहीं कर पाए। उन्हीं में से एक महिला का नाम था नीरा आर्च। तो यहां पर संक्षेप में मैं आपको आजाद हिंद फौज के बारे में बतलाना चाहूंगा। 1940 का दशक भारत के इतिहास में काफी ही महत्वपूर्ण अध्याय था, जहां एक तरफ 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन अपने उफान पे था, वहीं दूसरी तरफ द्वितीय विश्व युद्ध के कारण भी अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां अत्यंत ही जटिल थी। और उन्हीं परिस्थितियों के दौरान आप देखेंगे कि जब जापान ने पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया, उसका द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश शुरू हो गया और उसने दक्षिण पूर्व एशिया में एक के बाद एक तमाम जगहों पर अपनी विजय पताका लहराई। दक्षिण पूर्व एशिया में इंग्लैंड और फ्रांस के जितने भी उपनिवेश थे, डचों के जितने भी उपनिवेश थे, उन तमाम उपनिवेशों पर जापान ने कब्जा कर लिया। तो दक्षिण पूर्व एशिया के जिन क्षेत्रों में इंग्लैंड के उपनिवेश थे, वहां पर भी जापान ने अपनी विजय पताका लहराई। जैसे सिंगापुर का पतन हुआ, मलाया का पतन हुआ, तमाम जगहों का पतन हुआ। तो जाहिर है अंग्रेजों ने अपने सैनिकों को तो बचा लिया, लेकिन भारतीय सैनिकों को उनके हाल पे छोड़ दिया। और इस तरह से बहुत बड़ी संख्या भारतीय सैनिकों की युद्ध बंदियों के रूप में थी। और इन्हीं में थे एक कैप्टन मोहन सिंह। उन्होंने एक आध्यात्मिक बाबा ज्ञानी प्रीतम सिंह और जापानी सेना के एक अधिकारी मेजर फुजीहारा के सहयोग से जिन सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था, उन सभी को मिलाकर के उन्होंने आईएनए का गठन किया, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया। उस दौर में रास बिहारी बोस ने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उस दौरान रास बिहारी बोस ने दक्षिण पूर्व एशिया में रहने वाले लोगों का थाईलैंड की राजधानी जो बैंकॉक है, वहां पर एक सम्मेलन बुलाया, जिसे इतिहास में बैंकॉक सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। वहां पर बर्मा तक जो भी भारतीय थे उनको बुलाया गया। इसमें आईएनए का अध्यक्ष जो है वह रास बिहारी बोस को बनाया गया और उसके सेनापति के तौर पे कैप्टन मोहन सिंह को नियुक्त किया गया। लेकिन आगे चलकर मोहन सिंह और जापानी सेना के अधिकारियों के बीच में कुछ मतभेद उभर कर सामने आए, जिसकी वजह से यह पहली आजाद आईएनए जो फौज थी, आजाद हिंद फौज थी, वह भंग कर दी गई। तत्पश्चात सुभाष चंद्र बोस दक्षिण पूर्व एशिया में आते हैं और उनके आने के साथ ही आजाद हिंद फौज का दूसरा अध्याय आरंभ होता है। रास बिहारी बोस ने उसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी और इस तरह आईएनए का एक नया अध्याय आरंभ होता है। आईएनए ने क्या काम किया उस पर मैं यहां चर्चा नहीं करूंगा। मैंने सिर्फ संक्षेप में आपको यह बताया कि किस तरह से आजाद हिंद फौज का गठन हुआ और किस तरह से सुभाष चंद्र बोस उसकी मुख्य भूमिका के रूप में आते हैं। और इसी तरह से इसी से जुड़ी हुई थी नीरा आर्य। तो नीरा आर्य का जो जन्म था वह 5 मार्च 1902 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बागपत के खेकड़ा नामक जगह पर हुआ था। इनके पिता काफी ही बड़े व्यापारी थे, लेकिन उनका व्यापार का जो केंद्र बिंदु था वह कलकत्ता था। तो ऐसी स्थिति में उनकी तमाम शिक्षा दीक्षा वह कलकत्ता में ही होती है। बचपन से ही नीरा आर्य के मन में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी और यही वह वजह थी कि वह जो है आजाद हिंद फौज में शामिल होती हैं, उस ओर जाने की ओर प्रेरित होती हैं। हालांकि अगर नीरा आर्य की बात करें, जिन्हें नीरा नागिनी के नाम से भी जाना जाता है और वो आजाद हिंद फौज की पहली महिला जासूस के रूप में भी जानी जाती हैं, उनका विवाह जो है एक सीआईडी इंस्पेक्टर से होता है, जिनका नाम जो था वह श्रीकांत रंजन दास। वह एक ब्रिटिश पुलिस अधिकारी थे जो सीआईडी के पद पे काम थे। जाहिर है
इन दोनों की विचारधाराएं एक दूसरे से पूरी तरह से अलग अलग थी। जहां नीरा आर्य में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी, वहीं उनके पति जो थे वह अंग्रेजी सरकार के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध थे। और ऐसी स्थिति में एक ऐसा भी वक्त आया जब पति को अपनी पत्नी पे शक होता है और वह पीछा करते हुए वह पहुंच जाते हैं और उन्होंने अपनी पत्नी पर दबाव डाला कि वह सुभाष चंद्र बोस का पता बताए, लेकिन पत्नी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और जवाब में जो गोली चलाई गई वह सुभाष बोस के ड्राइवर को लगी और नीरा आर्य ने अपने पति को ही गोली मार दी और इस तरह से अपने पति का अंत किया और उनको गिरफ्तार भी किया गया, उन पर मुकदमा भी चला, उनको काफी कठोर यातनाएं दी गई। उनसे यह अपेक्षा की गई कि वह सुभाष बोस के बारे में कुछ बताएं, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। हालांकि आजादी के बाद वह छूटी, लेकिन उनको स्वतंत्र भारत के इतिहास में जो जगह मिलनी चाहिए थी वह नहीं मिली। नीरा आर्य जैसी अनेक वीरांगनाएं हैं जिनको स्वतंत्र भारत के इतिहास में वह जगह नहीं मिली, जिन्होंने भारत को आजाद दिलाने में अपनी समस्त प्राणों की आहुति दी, अपनी संपूर्ण जीवन की कुर्बानी जो है वह दे दी। ऐसी स्थिति में नीरा आर्य को याद करना हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। नीरा आर्य जो झांसी ब्रिगेड थी, जो कि आजाद हिंद फौज की महिला ब्रिगेड थी, वह उसी के साथ एसोसिएटेड थी, उसी के साथ वह संबंधित थी। हालांकि आजादी के बाद वह हैदराबाद की तरफ चली जाती हैं और हैदराबाद की महिलाएं उन्हें पेदम्मा के नाम से जानती थी और वहीं पर निर्वासित जीवन जीते हुए 1998 ईस्वी में उस्मानिया अस्पताल में उनकी मृत्यु होती है। उन्होंने फूल बेचने का काम किया। अब आप समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी महिला जासूस जिन्होंने अपने देश के लिए अपनी पति तक की हत्या कर दी, जेल गई, जेल की तमाम यातनाएं सही, लेकिन हम लोग उनको पर्याप्त रूप से सम्मान नहीं दे पाए। हालांकि संस्कृत कला और संस्कृति मंत्रालय ने अनसंग वॉरियर्स में उनको भी शामिल किया है और उनके नाम पर कहा गया कि कुछ न कुछ कार्रवाई जो है वह की जाएगी। तो यह वक्त है अपने उन गुमनाम नायकों को याद करने का जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता में अपना संपूर्ण कुछ जो है न्यौछावर कर दिया। उन्हीं में से एक थी नीरा आर्य। मैं उम्मीद करता हूं नीरा आर्य की कहानी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी और आप लोग इसे पसंद करेंगे। इस तरह से करके मैं आपको उन तमाम लोगों के बारे में बताऊंगा जिन्हें जो सम्मान मिलना चाहिए था वह नहीं मिला, लेकिन उनके बारे में आपको जानने का पूरा अधिकार है। जय हिंद, जय भारत।